ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बहुत ही सोलर सिस्टम पे बहुत ही बेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर और सब्सक्राइब करना है। आप खुद देख सकते हैं इसको इतने लिखने में कितना समय लगा होगा, फिर इसको रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना। इतना ज़्यादा हम अगर आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप मात्र 2 मिनट का काम, 1 मिनट का, एक हमको लगता है 10 सेकंड का भी ये काम नहीं है। वीडियो को बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में कुछ लिख दीजिए। इतने से ही हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। हम इससे भी बेस्ट वीडियो लेकर आएंगे। ये सोलर सिस्टम का वीडियो है, ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के बच्चों के लिए बेसिक बहुत ही मजबूत होगा। इससे कंपटीशन, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो होगा ये। ऐसी एक वीडियो में जितना ज़रूरी लगभग चीज़ें हैं मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ चीज़ें बच जाएंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो सोलर सिस्टम पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसकी भूमिका बनाते हैं। हो सकता है छोटे बच्चे इसको ना समझ पाएँ, इसलिए हम ऐसा समझाने का प्रयास करेंगे कि हर कोई इसको आसानी से समझ सके। जैसे है क्या, हमारे आसपास ऑक्सीजन है, कुछ ऊंचाई पर हम देखते हैं बादल तैरता हुआ हमें नज़र आता है। ठीक है, तो आखिर ये सब क्यों हमारे आसपास हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक दिव्य शक्ति है जिसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। उसी शक्ति से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, बादल के, ये सब जो है पृथ्वी पे के आसपास बने हुए हैं उसी गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे आसपास ना होकर के वो अंतरिक्ष में ऊपर जो है ख़त्म हो जाते। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एरिया होता है, एक रेंज होता है। ऐसा नहीं है कि इसका अनलिमिटेड रेंज है, इसका एक रेंज है। जहाँ तक इसका रेंज रहेगा वहीं तक इसका ये फोर्स वर्क करता है, उसके बाद ये वर्क नहीं करता है। जैसे आप देखते हो कि गाँव में आप कहते हैं कि ये दरोगा जी का यहाँ तक एरिया है, इसके बाद दूसरे ज़िले में है तो दूसरे दरोगा जी का एरिया है। वैसे ही सेम ऐसे ही है, जिस ग्रह का जितना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, फील्ड है, वहीं तक ये अपना प्रभाव दिखाएगा, उसके ऊपर नहीं दिखाएगा। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो एक निश्चित ऊंचाई के बाद हमारी गुरुत्वाकर्षण पावर जो होती है अर्थ की वो कम होने लगती है। तो फिर एक रेंज ऐसा भी आता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है, वहाँ पे बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण फोर्स काम नहीं करता। ठीक है, उसके नीचे ही ये बादल आपको दिखेंगे, उसके नीचे ही ऑक्सीजन दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा, नाइट्रोजन दिखेगा, जो भी गैस हैं उस रेंज के नीचे ही दिखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर अंतरिक्ष दिखेगा, ऐसे नीला, पूरा बिल्कुल नीला। ये नीला क्यों दिखता है? इसका साइंटिफिक रीज़न है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो उनका प्रकीर्णन होता है। प्रकाश की किरणें वायुमंडल के कणों से टकराती हैं और टकराने के बाद उनका प्रकीर्णन होता है तो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है, इसलिए पूरा हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इन सफ़ेद बादलों के ऊपर हम कल्पना करें कि हम सफ़ेद बादल के ऊपर चले गए हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ केवल हमें नीला दिखाएगा। अंतरिक्ष जिसको हम कहते हैं, उस अंतरिक्ष का ना कभी आज तक ना स्टार्टिंग पता हो पाया है और ना ही एंडिंग पता हो पाया है, ना इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ भी। जैसे हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6400 किलोमीटर है, इसका रेंज है ना, लेकिन जब हम इस बादलों के ऊपर अंतरिक्ष की कल्पना करते हैं तो वहाँ हमें किसी भी तरह का कोई भी माप नहीं मिलता है। यानी कि जो अंतरिक्ष है वो क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट है। इसलिए उसको हम अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं कि उसका हमें कोई सीमा नहीं मालूम है कि कहाँ उसका अंत होगा, कहाँ उसका स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो हम जब अंतरिक्ष की बातें करते हैं तो हम बहुत सारे तारों को देखते हैं। तो तारों का बहुत जगह समूह होता है। तारों का अलग अलग जगहों पे, अंतरिक्ष में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समूह है। तो तारों का ये जो समूह है, जो झुंड है, उसी को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य और जो भी हमारे पृथ्वी के साथ ग्रह हैं, ये सब जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम होता है आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। ठीक है, जिन तारों के समूह में, ऐसे बहुत सारे तारों के समूह होंगे, उसका हमें ज्ञात ही नहीं है कि कितने तारों के समूह, कितनी गैलेक्सियाँ हैं, उनका हमें अभी तक मालूम नहीं है। ऐसे बहुत सारे सूर्य, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जिसका हमें अभी तक जानकारियाँ नहीं हैं, वह अलग अलग तारों के समूह में हैं।
ठीक है। हो सकता है उसमें कोई ऐसा ग्रह हो जहाँ हमारी जैसे पृथ्वी जैसा सारा वातावरण हो, वायुमंडल हो, वहाँ भी जीव हो जिसको एलियंस कहते हैं। तो वो चीज़ें हमारे समझ के बाहर हैं। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, हम जिन तारों के समूह में रहते हैं, उनके बारे में हम डिटेल स्टडी आज करेंगे। उसका नाम क्या है? मंदाकिनी इसी को कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। और हम जिस गैलेक्सी में हैं उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला या आकाश गंगा या मिल्की वे। ठीक है, दुग्ध मेखला कहिए, चाहे आकाश गंगा कहिए, और चाहे मिल्की वे कहिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं सूर्य से। सन क्या है? ये हाइड्रोजन, हीलियम और अदर मेटल का क्या है? एक समझ लीजिए कि गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 71%, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, बाकी अदर मटेरियल्स हैं। ठीक है, इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिससे बहुत तेज प्रकाश उत्पादित करते हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन जो है अब बताया गया होगा, क्लास हाई स्कूल में पढ़ाया गया है। जब हाइड्रोजन के दो हम आइसोटोप्स को हम एक जगह पे लाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो वो हीलियम के नाभिक बनाते हैं। इसमें मास डिफेक्ट होता है, जो आइंस्टीन आपका मास एनर्जी इक्वेशन E=mc² से क्या होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमें प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो इसके सबसे नज़दीक जो ग्रह है उसको हम कहते हैं बुध ग्रह। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। क्योंकि इस ग्रह पे वायुमंडल नहीं है, इसीलिए दिन में इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। कोई वायुमंडल नहीं है इसमें। और रात में चूँकि वायुमंडल है नहीं, हीट एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है, तो दिन में तो बहुत तेज़ प्रकाश होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, और रात में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर का बहुत तेज़ डिफरेंस होता है इस पर, क्योंकि इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण ये बहुत तेज़ हीट जनरेट हो जाता है और बहुत तेज़ हीट ख़त्म भी हो जाता है, चला भी जाता है। जैसे आप बालू देखते होंगे, बहुत तेज़ हीट होता है, बहुत तेज़ ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है। लेकिन पानी जस्ट उल्टा। वैसे देखिए हमारी पृथ्वी में क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल होने के कारण हीट भी धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि जो वायुमंडल की परत हैं, ऑक्सीजन की जो परत हैं, जो एयर की परत हैं, जो गैसों की परत हैं, वो उनको रोकने का काम करती हैं। इसलिए धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, अब फिर धीरे धीरे घटता भी है। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ बढ़ गया, बहुत तेज़ घट गया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? वायुमंडल है। तो ये जो ग्रह होता है, यहाँ टेम्परेचर बहुत तेज़ होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत तेज़ होता है इसमें, और ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसीलिए इनको गर्म ग्रह नहीं कहते हैं, हीट मेटल नहीं कहते हैं, हीट प्लैनेट इसको नहीं कहते हैं, क्योंकि ये रात में इसका टेम्परेचर माइनस में हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ये देखिए इसके बारे में हम सबसे अच्छी बात आपको ये बताते हैं, इसका रिवोल्यूशन, इसका परिक्रमण बहुत फास्ट होता है, क्योंकि सबसे छोटा भी है और सूर्य के सबसे पास भी है, इसलिए सूर्य के चारों तरफ बहुत तेज चक्कर रहा है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रिवोल्यूशन, एक होती है रोटेशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण, चारों ओर घूमना। घूर्णन, रोटेशन का मतलब होता है अपने एक्सिस पे घूमना। ठीक है, तो ये जो बुध ग्रह है ये सबसे तेज सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो सबसे ज़्यादा समय में सूर्य के चारों तरफ कौन घूमेगा? जो सबसे लास्ट में है आपका क्या? वरुण। ठीक है, इसको नेपच्यून कहते हैं। ये सूर्य के चारों ओर घूमने में 165 वर्ष लगा देता है, एक चक्कर घूमने में। तो बहुत स्लो वो सूर्य के चारों ओर घूमता है, यानी कि उसका जो रिवोल्यूशन होता है बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, तो इसमें जितनी ज़रूरी बात होनी चाहिए बुध की, मैंने आपको बता दिया। देखिए सूर्य के बहुत नज़दीक होने के कारण इसके कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से कोई भी उपग्रह यहाँ इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, तो बुध और शुक्र सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण इसके कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है, कौन ऐसे दो ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र चूँकि पृथ्वी के सबसे पास में है, इसलिए इनका कोई अपना उपग्रह नहीं है। ये पृथ्वी के, ये सूर्य के चारों ओर कितना समय लगाते हैं चक्कर? कितने दिन में? 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। बहुत फास्ट ये सूर्य के चारों ओर घूम लेते हैं। ठीक है, एक बात और हम आपको बताना भूल गए कि जो ये आपका जो सन है, इनके आउटर सेल का, बाहरी आवरण का जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनकी जो स्पीड होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य भी हमें घूमता है कहाँ? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य भी घूमता है। उनकी जो स्पीड होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है।
इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सब गतिशील है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है क्या, शुक्र। शुक्र के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में पूछता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको शुक्र के बारे में आपको जानने को मिलेगा। देखिए शुक्र क्या होता है, वीनस, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं। और ये शुक्र क्या होता है, शुक्र का कलर कैसा है, पीला है। ठीक है, ये पीले कलर का होता है शुक्र। और ये बुध का क्या होता है, बुध जो है ग्रे कलर में होता है, ग्रे कलर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बुध का कलर होता है क्या होता है, ग्रे होता है। और शुक्र कलर क्या होता है, पीला होता है। इस पे वायुमंडल है, लेकिन किसका है, CO2 का है। इस पे CO2 की गैस पाई जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा। CO2 के बारे में जानते हैं, हीट को तो एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन बाहर जल्दी नहीं भेजता है। इसलिए शुक्र ग्रह बहुत तेज चमकता है, बहुत सुंदर लगता है, इसलिए सुंदर ग्रह भी इसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीला ग्रह भी इसे कहते हैं। एक बात हम आपको बता दें, ये जितने समय में अपने अक्ष पे घूमता है उतने समय में, यानी कि जितना समय इसका रोटेशन का है उतना ही समय इसका रिवोल्यूशन का भी होता है। लगभग 243 से 45 दिन तक होता है, यानी कि 1 साल के लगभग में। तो 1 साल में ये अपने अक्ष पर भी घूमता है और 1 साल में सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। इसलिए इस पर एक दिन जो है लगभग 1 साल के बराबर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से ग्रह पे एक दिन 1 वर्ष के लगभग बराबर होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शुक्र ग्रह को बराबर होता है। इसकी संरचना, बनावट सब कुछ पृथ्वी के जैसे है, इसीलिए इसको हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और सुबह और शाम ये दिखाई भी देता है, नंगी आंखों से देख सकते हैं विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी कहते हैं। यहाँ एक दिन जो है 1 साल के बराबर होता है, या इसका कलर पीला होता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये दोनों ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ये सूर्य के पास में है इसीलिए। और इम्पोर्टेंट बात इसका क्या है कि ये जो है उल्टा घूमता है, सारे ग्रहों के विपरीत क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी सारे ग्रह क्या होते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यानी कि सूर्य से लेंगे तो दूसरा ग्रह ये हुआ, और फिर इधर से हम लेंगे तो दूसरा ग्रह ये हुआ। तो ये दोनों यानी कि यूरेनस और ये वीनस दोनों उल्टा घूमते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसलिए यहाँ सूर्योदय जो है पूर्व की ओर न होकर के पश्चिम की ओर होता है, और सूर्यास्त क्या होता है, पूर्व की ओर होता है। उल्टा सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किस ग्रह पे कब सूर्यास्त होता है और कब सूर्योदय होता है। ठीक है, तो ये जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं लगभग मैंने आपको ये सारी बातें बता दिया। ये चमकीला क्यों है, क्योंकि वायुमंडल की परत है, इसमें किसकी, CO2 की है। हीट एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन जाने नहीं देता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये CO2 की इसकी यही विशेषता है ना, जब ये हमारे पृथ्वी पर जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो यही काम करेगा। ये करेगा क्या, सूर्य की किरणों को तो आने देगा लेकिन जाने नहीं देगा। तो हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी के कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, जो ये आपका समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा, जिससे भयंकर बाढ़ तबाही आ सकती है। इसीलिए जो है इसकी मात्रा, CO2 की मात्रा कम से कम रखी जाती है। सेम ऐसे समय जैसे मान लीजिए कोई मोटर गाड़ी इत्यादि खड़ा है तेज़ धूप में, तो आप देखेंगे कि उसमें प्रकाश उसके शीशे के माध्यम से तो अंदर चला जाता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है। इसलिए कोई भी गाड़ी मोटर अंदर क्या होती है, पूरी तरह से हीट हो जाती है। सेम वैसे पृथ्वी है। ठीक है, एक चीज़ और, इसको प्रेशर कुकर भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट को लिया रहता है, जैसे प्रेशर कुकर लिया रहता है। ठीक है, तो इतनी बातें बुध और शुक्र के बारे में। पृथ्वी के बारे में आप जानते ही हैं सारी चीज़ें, ये कितने अंश पे झुकी है, 23.5 अंश अक्ष पे अपने झुकी है। और ये पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में, ये जो सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, 365 से 1/4 दिन में, और अपने चारों ओर 24 घंटा में घूमती है। ठीक है, इसका एक आपका क्या है, उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा पे धूल से भरी जो परत है बहुत लंबी, उसको हम क्या कहते हैं, शांति सागर कहते हैं। और चंद्रमा को ही हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। चंद्रमा को ही हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का ये उपग्रह है। इसके बाद आपका इसका रंग क्या होता है, नीला होता है। ये मंगल ग्रह है, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन सा, फोबोस और डीमोस।
ठीक से। इसी पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है जो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। ये निक्स ओलंपिया, ये पर्वत कहाँ है? मंगल ग्रह पे है और ये बहुत बड़ा है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, ये जो है सूर्य के अनुसार इनकी स्थिति है। तो जरूर याद रखिएगा, सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इनर प्लैनेट, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह से इधर हैं, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह के बाद ये आपके चारों ग्रह मिलते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, सूर्य से दूर होने से इनके उपग्रहों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। तो हम यहाँ तक आपको बताए बुध शुक्र और पृथ्वी मंगल के बारे में। लाल ग्रह कहते हैं, आयरन ऑक्साइड की मात्रा मंगल ग्रह पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए वो जो उसका कलर क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। तो यहाँ बुध शुक्र और पृथ्वी मंगल के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद कल यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्षुद्र ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो लॉन्ग होने से अपलोडिंग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आज तक इतना ही। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे जब हमको मोटिवेशन मिलेगा तो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करिएगा।